आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के गुण एवं दोष, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसी टॉपिक को हम लोग दूसरे नाम से भी समझ सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो जब भी किसी भी चीज का गुण और दोष का चर्चा किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन उसका होता है। अगर हमारा गुण के बारे में कोई बात करेगा तो हम एक टीचर हैं तो कहीं ना कहीं किसी से कंपैरिजन जरूर होगा कि हाँ आप ऐसा पढ़ाते हैं तो कोई दूसरे टीचर जो हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं, या अगर दोस्त का चर्चा होगा तो भी किसी दूसरे टीचर के साथ कंपेयर जरूर किया जाएगा। यहाँ हम जब कंप्यूटर के गुण एवं दोष का चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक ह्यूमन बीइंग से। इसका कारण ये है कि ये है तो एक मशीन, लेकिन ये हमारे समस्याओं का समाधान करता है। हमारे लिए ये क्या करता है, बड़े बड़े गणना करने का काम करता है ना। हमारे कई सारे समस्या का समाधान कंप्यूटर कर देता है। एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई काम मेरा एक आदमी करेगा उसी तरह कंप्यूटर भी बहुत सारा काम कर देता है। तो सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स गुण स्पीड। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई मनुष्य को तुम कुछ बता दो, कोई चीज़ समझा दो, कोई काम दो करने के लिए, तो हो सकता है कि कोई मनुष्य जो है उसको थोड़ा टाइम ले करने में, कोई दूसरा होगा वो थोड़ा तेज होगा, वो जल्दी कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ मनुष्य में ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आसान प्रॉब्लम है, आसान सवाल है तो उसका जवाब मनुष्य जल्दी दे पाएगा। अगर कठिन सवाल उसको दोगे तो वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। जैसे एक मनुष्य से हम अगर पूछें कि 2 + 10 कितना होगा तो तुरंत जवाब दे देगा 12 होगा। 2 + 2 + 10 कितना होगा 12। अगर हम उससे ये क्वेश्चन पूछें कि 2 × 10 कितना होगा तब भी वो तुरंत जवाब दे देगा 20 होगा सर। लेकिन अगर हम यही सवाल बदल दें और पूछें कि 2 पर पावर 10 कितना होगा तो उसको टाइम लगेगा। इतनी जल्दी वो जवाब नहीं दे पाएगा जितना जल्दी वो जोड़ और गुना का जवाब दे दिया। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हुआ, टफ हुआ, हमारा टाइमिंग क्या होता है, बढ़ गया। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि उसको 2 + 10 जो है वो तुरंत करके दे देगा, 2 पर पावर 10 कर अगर उसको पूछेंगे तो वो समय लेगा। ऐसा नहीं है। यह बड़े बड़े समस्याओं, बड़े बड़े गणना को भी बहुत ही कम समय में कर सकता है। अब जब ये बात आता है, समय का बात आता है, तो इसके लिए हमारा इसका एक मापक है MIPS, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि आप कितना लाइन 1 सेकेंड में पढ़ सकते हैं या 1 मिनट में पढ़ सकते हैं तो हम लोग बहुत कम बताएंगे। लेकिन कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि यह कई मिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता है, पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। तो अब अंदाज लगा लो कि इसका स्पीड कितना ज़्यादा होगा। दूसरा एक और बात आता है कि कंप्यूटर में तो कई सारे चीज़ हैं। कंप्यूटर के किस चीज़ पर निर्भर करेगा कि यह कंप्यूटर कितना ज़्यादा स्पीड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़े, इंटरनल हार्डवेयर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में चर्चा किए थे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है ये, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर कितना ज़्यादा कैपेसिटी का है, उसी आधार पे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड को भी हम नाप सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के डेट में जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं वह गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर का होता है। गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। अब कहोगे गीगाहर्ट्ज क्या है? ये एक यूनिट है। जैसे हम लोग आलू खरीदते हैं किलो में, दूध खरीदते हैं लीटर में, केला खरीदते हैं दर्जन में, तो उसी तरह से
माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका जो यूनिट है वो है, उसका यूनिट है हर्ट्ज। अब उसी को से बना किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज। तो आज के डेट में हम जो माइक्रो प्रोसेसर अपने कंप्यूटर में उपयोग करते हैं वो गीगा हर्ट्ज प्रोसेसर का बना होता है। 2.1 गीगा हर्ट्ज, 3.0 गीगा हर्ट्ज। जब तुम कंप्यूटर लोगे तो देखोगे डब्बा पे लिखा रहता है, मोबाइल में भी रहता है, स्मार्टफोन लोगे उसमें भी रहता है कितना हर्ट्ज प्रोसेसर रहा है उसके अंदर। और उसी प्रोसेसर पर निर्भर क्या करता है, हमारे मोबाइल या कंप्यूटर का स्पीड निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? स्पीड। तो पहला बात आप लोग समझ गए क्या? स्पीड। हमको लगता है अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है एक्यूरेसी, शुद्धता। अब यहां भी हम कंपेयर करके बताएंगे कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन हम पूछे तो हो सकता है आसान सवाल हो तो आप उसका जवाब सही सही एकदम दे दें, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम को ट्विस्ट कर देंगे तो आपसे गलती होने का संभावना है। आप गलती कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो किसी भी तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई तरह का गलती करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा उसका आंसर जो वो देगा वो बिल्कुल सही ही देगा। अब यहां पर थोड़ा सा इफ बट आता है कि यदि गलती हो रहा हो तो किस कारण से गलती हो सकता है, इसको समझना है। कंप्यूटर कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गलती नहीं कर सकता है, लेकिन अब ये भी देखना है कि कंप्यूटर के अंदर जो हम इनपुट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमको 2+3 कंप्यूटर में हम डालें, तो हम क्या सोच रहे हैं कि आंसर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि 2 के जगह कहीं 5 तो नहीं डाला गया हमसे गलती से। अगर हमारे द्वारा दिया गया इनपुट ही गलत है तो कंप्यूटर जो आउटपुट देगा वो हमारे आधार पे आएगा कभी? तो सबसे पहला चेक क्या करना है, हमारा इनपुट सही है या नहीं है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं सर हम तो एकदम बिल्कुल 2+3 ही लिखे हैं, फिर भी कंप्यूटर जो है आंसर में 6 लिख रहा है, कंप्यूटर का आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसके पीछे का रीजन हो सकता है ऐसा हो कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसमें प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन बता दिया गया है। तो कंप्यूटर को अगर हम बता दिए कि प्लस का मतलब गुना, तो जब जब उसको हम प्लस देंगे वो क्या करके देगा हमको? गुना। तो आंसर तो सही है, 2+3 = 6। आंसर गलत नहीं है, क्योंकि वो प्लस को क्या समझ रहा है? मल्टीप्लिकेशन समझ रहा है। अब कहोगे ऐसा कैसे हो जाएगा? कंप्यूटर को जोड़ घटाव नहीं आता है, हम उसको बोल देंगे प्लस का मतलब गुना तो गुना कर देगा। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर एक छोटा सा बच्चा पहली क्लास में गणित सीखने के लिए गया और गुरुजी उसको बता दिए, सर जी उसको बता दिए कि ये जो चिन्ह है ना बाबू, ये गुना का चिन्ह है। क्या बता दिए? ये गुना का। जब भी ये चिन्ह तुम्हारे सामने आए तुम क्या करना? गुना करना। अब वो घर गया, घर में उसके मम्मी पापा पूछे कि ठीक है तुम क्या सीख के आए हो? तो हम आज जोड़ सीख के आए हैं। तो चलो ठीक है जोड़ो। तो ये क्या करके देगा हमको? गुना करके देगा ना, क्योंकि वो प्लस का मतलब क्या समझ लिया? गुना। तो दो चीज है, पहला अगर हमारे द्वारा दिया गया इनपुट अगर गलत हो तब भी कंप्यूटर आउटपुट जो देगा वो गलत देगा, या नहीं तो प्रोग्रामर के द्वारा दिया गया जो इंस्ट्रक्शन है वो अगर गलत है, उसमें अगर कोई परिवर्तन है तो भी आउटपुट गलत आने का संभावना होता है। अगर ये दोनों ही केस सही है तो किसी भी हालत में आउटपुट गलत नहीं आएगा। क्लियर? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको देता है। तीसरा पॉइंट आ जाइए, स्टोरेज कैपेसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं संचय क्षमता।
यहाँ भी हम फिर से एक बार मनुष्य से कंपेयर करेंगे। अगर हमको कहा जाए, अगर हमको आपको कहा जाए कि याद रखना है किसी चीज़ को, तो हम लोग बहुत करेंगे तो एक चैप्टर याद कर लेंगे, खूब तेज होंगे तो एक किताब याद कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमारा मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर हमको कोई कहेगा एक लाइब्रेरी का किताब याद कर लेने के लिए, तो संभव नहीं है। कम ही ऐसे लोग होंगे जो याद कर पाएंगे, नहीं के बराबर। लेकिन कंप्यूटर में कितना सारा लाइब्रेरी को हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह एक ह्यूमन बीइंग के तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ ये भी देखना है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पर निर्भर करता है। जैसे गति किस पर निर्भर करता है, माइक्रो प्रोसेसर पर, तो स्टोरेज निर्भर करता है मेमोरी पर। किस पर, मेमोरी पर। और मेमोरी का जो यूनिट होता है वो होता है आज के डेट में टीबी और जीबी। एकदम हाई है तो टीबी और उससे लो है तो जीबी। मतलब आज के डेट में जो हम हार्ड डिस्क या रैम उपयोग करते हैं वह गीगाबाइट प्रोसेसर का गीगाबाइट का मेमोरी यूनिट से बना होता है। जैसे 500 GB, 4 GB, 8 GB का रैम होता है, 500 GB, 1000 GB का हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, तो अगर किसी के मोबाइल में मान लो 4 GB का रैम लगा हुआ है तो उसका स्टोरेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर किसी का 8 GB है तो और ज़्यादा हो गया। अगर किसी का 2 GB का है तो वो कम हो गया, उसमें स्टोरेज कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हार्ड डिस्क की बात की जाए, एक्सटर्नल मेमोरी की बात की जाए, तो मान लो 32 GB किसी में लगा हुआ है तो उसका ज़्यादा हो गया, 64 GB है तो और ज़्यादा हो गया, 16 GB है तो कम हो गया। एकदम रिलेटेड है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी पर निर्भर करता है। और उसका यूनिट क्या है, आज के डेट में जीबी के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। कितना भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर रखिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप इसको दीजिए, आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि उसमें कोई तरह का गलती या कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। मनुष्य से आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है उससे गलती हो जाए, लेकिन एक कंप्यूटर से कोई गलती होने का कोई संभावना नहीं है। आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। और इसी भरोसे के कारण जो है आज के डेट में कंप्यूटर हर क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कहीं भी आप जाइए, इसी भरोसे के कारण, इसी विश्वास के कारण कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। क्लियर है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डिलीजेंस, परिश्रमी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मनुष्य को आप लगातार दिन भर काम करने के लिए कहेंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगा। उसको लंच चाहिए, बीच में उसको ब्रेक चाहिए, उसको थोड़ा इंटरटेनमेंट भी चाहिए, है ना। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर आप जाते हैं ऑफिस, देखते हैं कि जो चलाने वाला होता है वो तो बीच में चाय भी पीता है, कॉफ़ी भी पीता है, घूमता भी है, लेकिन कंप्यूटर दिन भर लगातार काम करते रहता है। मतलब ये बहुत परिश्रमी है। आदमी से इसका कोई तुलना परिश्रम में नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी मतलब होता है बहुमुखी। बहुमुखी कहने का मतलब हम एक टीचर हैं तो हम अच्छा पढ़ा सकते हैं। अगर हमसे कोई उम्मीद करेगा कि हम अच्छा इलाज कर सकते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम एक डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर अच्छा इलाज कर सकता है, उससे अगर कोई उम्मीद करेगा ये मेरा सुरक्षा अच्छे से कर देगा तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पुलिस या आर्मी नहीं है। समझ में आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो बहुमुखी प्रतिभा का है। उसका ये नहीं है कि कोई खास क्षेत्र में ही उपयोग होगा, कोई खास काम में उपयोग होगा। हर तरह के कामों में इसका उपयोग हम करते हैं। एक कंप्यूटर का उपयोग हम कई तरह के कामों के लिए करते हैं। तो ये क्या है, वर्साटाइल मशीन है। क्या मशीन है, वर्साटाइल मशीन है। अगला पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहने का मतलब हुआ स्वचालित।
मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया गया किसी काम को करने के लिए तो वो खुद से भी उस काम को करेगा। और ख़ास करके आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद ये बिल्कुल और भी ज़्यादा ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि भाई वो खुद से निर्णय भी अब ले रहा है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर निर्णय भी ले सकता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा था कंप्यूटर के गुण। दुनिया में ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं हुआ है जिसके अंदर गुण हो और दोष नहीं हो। इवन भगवान अगर आदमी को बनाए हैं तो उसमें भी, जब भगवान बनाए हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई न कोई दोष है ही। हर इंसान में कुछ गुण है, कुछ दोष है। तो हर उपकरण में भी, हर नया रिसर्च में भी कुछ न कुछ गुण या दोष पाया ही जाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर भी कुछ दोष है जिसका चर्चा हम लोग करेंगे। पहला दोष है डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, मतलब यूजर पर वो डिपेंडेंट है। कंप्यूटर को आप ऑन करके सुबह से शाम तक छोड़ दीजिए, उसके अंदर कोई इनपुट नहीं दीजिए, कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। उसके ऊपर यूज़र बैठा रहेगा, वो उसको इनपुट देते रहेगा, वो उसको आउटपुट देते रहेगा। मतलब ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? यूज़र के ऊपर। है या नहीं है? आदमी को तुम एक बार बता दो ये सब काम कर लो, उसके पास फिर बैठने का जरूरत नहीं है, वो कर लेगा। कंप्यूटर को कह दो ये सब काम कर लो, नहीं करेगा। उसको लगातार आदमी चाहिए जो उसको बोलते रहेगा ये करो ये करो ये करो ये करो, और वो करते रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। अभी हम चर्चा किए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ये क्षमता इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये खुद से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मनुष्य को कहा जाए कोई काम करने के लिए, मान लो उस काम में किसी तरह का गलती हो, किसी तरह का दिक्कत आए, तो वो निर्णय ले सकता है कि नहीं ठीक है सर बोले हैं लेकिन इसमें ये दिक्कत आ रहा है, सर से एक बार पूछ लेते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कहा जाए करने के लिए तब भी वो कहेगा नहीं तो गलत है, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा बात नहीं है। अगर उसको यूजर गलत का इनपुट दे दे तो उसी चीज़ को वो लेके आगे बढ़ जाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि इस इनपुट से दिक्कत हो सकता है, ये हम काम नहीं कर सकते हैं। ये डिसीजन लेने का क्षमता इसके अंदर नहीं होता है। कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस, अनुभव से भी ये कुछ सीखता नहीं है। जैसे एक आदमी है, जैसे हम हैं, हम आज से 10 साल पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किए होंगे तो उस समय में हमको परेशानी थोड़ा थोड़ा होता होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंदर एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ पढ़ाने का क्षमता बेहतर होते गया। आज के डेट में एक्सपर्टाइज लेवल पे हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन कंप्यूटर से हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आज खरीद के लाए हैं कंप्यूटर, अभी वो धीरे धीरे सीख रहा है, अभी वो काम उतना अच्छा से नहीं कर रहा है। नहीं भाई, इस कंप्यूटर का 10 साल से हम उपयोग कर रहे हैं, बहुत अनुभवी हो गया है, अब ये जो है गलती नहीं करेगा, ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सपीरियंस से उसका लेना देना होता है, लेकिन कंप्यूटर का लेना देना एक्सपीरियंस से नहीं होता है। अगला पॉइंट है नो फीलिंग्स। मनुष्य में फीलिंग होता है, गुस्सा करने का, हंसने का, रोने का, उदास होने का, प्यार करने का, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये फीलिंग्स नहीं होता है। किसी भी तरह का फीलिंग्स कंप्यूटर के अंदर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए वायरस एंड साइबर क्राइम। जब आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरनेट का भी उपयोग करते हैं, और जैसे ही इंटरनेट का उपयोग करते हैं कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब आप एटीएम का उपयोग करते हैं, एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वैसे स्थिति में साइबर क्राइम का भी खतरा बढ़ जाता है। आपके अकाउंट से पैसा गलत तरीके से भी निकाला जा सकता है ना, क्योंकि आप अपना इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं। हो सकता है कोई जो फ्रॉड होता है वो क्या करेगा, हैकर जो होता है वो क्या करेगा, आपके इंफॉर्मेशन को गलत ढंग से यूज कर सकता है। ये संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि मनुष्य में ऐसा कोई बात नहीं है। अगला पॉइंट है एडिक्शन एंड हेल्थ इशू।
ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा अप्लाई होता है कि कंप्यूटर का हम एडिक्टेड हो गए हैं। अगर हमको 2 दिन 4 दिन कंप्यूटर नहीं चलाने के लिए मिले तो हम बीमार पड़ सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, मतलब इसका हमको आदत लग चुका है। तो ये भी होता है कि जब आप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा चलाने लगते हैं तो आपको एडिक्शन हो जाता है उसका, और उसके कारण हेल्थ इशू होता है। जब आप लगातार बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर चलाएंगे, आप अपना एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम होने का संभावना बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्यूटर के गुण एवं दोष था, जिसको हम लोग पूरा डीपली डिस्कस किए, समझे। अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन